एक लड़का अपनी गाड़ी से रोड पर जा रहा था, तभी सामने एक लड़की दिखाई देती है और वह उस लड़की को पहचान लेता है। तब उस लड़की का नाम लेकर के वो उसे बुलाता है, लेकिन वो लड़की जैसे ही उस लड़के को देखती है और एकदम से दौड़ने लगती है। तब वो लड़का गाड़ी से उतर करके उस लड़की के पीछे भागता है और उसे वहीं रोकता है। और जैसे ही वो लड़की उस लड़के को देखती है और लड़का लड़की को देखते हैं, दोनों एक दूसरे से लिपट करके बुरी तरह से रोने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच में और उन दोनों का क्या रिश्ता था जो एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे की कौली भर करके रोने लगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल ये घटना बिहार के समस्तीपुर की है, जहां एक लड़का अपनी वैवाहिक जिंदगी में बहुत खुश था। अपनी पत्नी, जिसका नाम प्रिया होता है, प्रिया के साथ में बहुत ही आनंद से अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन मिडिल क्लास का था, ना ज़्यादा पैसे वाला था और ना ज़्यादा गरीब था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी प्रिया, वो बहुत ज़्यादा मॉडल टॉप की लड़की थी। वो हर समय ऊंची ऊंची शौक रखती थी, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमना पसंद करती थी, अच्छे अच्छे महंगे कीमती वस्त्रों को पहनना पसंद करती थी, महंगी मोबाइल चलाना पसंद करती थी। लेकिन जो लड़का था जिसका नाम सौरभ था, सौरभ इतनी ऊंची शौकें नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम करता था, किसान था। लेकिन उसके और उसके विचार इसी वजह से नहीं मिल पाते थे। सौरभ कहता था कि देखो, परिवार को देख करके चलना चाहिए। जैसे परिवार की स्थिति है वैसे ही हमें खर्च करनी चाहिए। जैसी हमारी इनकम है, जैसा हमें पैदा होता है, उसी के अनुसार अगर खर्च करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन वो लड़की इसी बात को लेकर के अपने पति सौरभ से झगड़ती रहती थी, प्रिया, कि नहीं, हमको तो अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी शौक चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। लेकिन उसकी हैसियत गाड़ी लायक नहीं थी। तब 2 सालें तो ऐसे बीत जाती हैं हंसी खुशी से, क्योंकि सौरभ अपनी पत्नी प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दोनों बहुत खुश थे। 2 साल के बाद में सौरभ अपनी पत्नी प्रिया से कहता है कि देखो, अब हमें एक बच्चे का प्लान करना चाहिए, क्योंकि घर बच्चे के बिना सूना लगता है। प्रिया कहती है, पागल हो गए हो, हमारे खर्चे के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं और बच्चे के लिए तुम कहाँ से लाओगे, उसकी परवरिश कहाँ से करेंगे, उसकी देखभाल कहाँ से करेंगे। इसलिए हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए, हमें जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहना सही है। बहुत क्रोधित हो जाती है, लेकिन सौरभ बेचारा कुछ नहीं कहता और अपने काम पर चला जाता है। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता चला जाता है। लगभग शादी को 3 साल बीत जाते हैं। तब प्रिया अपने मायके चली जाती है और मायके में उसकी जो साथ की सहेलियां होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मॉडल टॉप की लड़कियां थीं। उनमें एक लड़की जो थी जिसने अपने पति को छोड़ दिया था और दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह जिसके साथ किया था वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला था और वो उस लड़की के लिए मॉडल बना करके रखता था, अच्छी गाड़ी में घुमाता था, क्योंकि वो सर्विसमैन था, उसकी काफ़ी इनकम थी। लेकिन प्रिया ये सोच रही थी कि देखो, ये भी अपने पति के साथ कितनी खुश है और मेरा पति है कि मेरी कोई ख्वाहिश ही पूरी नहीं कराता। मैं तो एक गरीबों जैसी जिंदगी जी रही हूँ, रो धो करके अपना जीवन काट रही हूँ, ये सोचती है और उस लड़की का पीछा करने लगती है कि देखें इसका पति इसे कितनी अच्छी अच्छी शॉपिंग कराता है, कितनी अच्छी कीमती आइटम दिलाता है। वो लड़की, उसी की जो सहेली थी, वो अपने पति के साथ, दूसरे पति के साथ मार्केट जाती है और वो पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि एक माहौल में वो घुस जाते हैं और बड़े महंगे महंगे कपड़े खरीद कर लाते हैं, एक मोबाइल खरीदती है और अपनी गाड़ी से जाती है। ये उसके दिमाग में बात गूंज रही थी कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। अगर इसने अपने पति को छोड़ करके दूसरा पति कर लिया और दूसरा पति कितना पैसे वाला है, हर ख्वाहिश इसकी पूरी कर रहा है, हर शौक इसकी पूरी कर रहा है, तो क्यों ना मैं भी अपने पति को छोड़ करके कोई दूसरा पति पैसे वाला कर लूं। ये विचार करके जो सौरभ अपनी पत्नी प्रिया को फोन करता है कि ऐसा करो, काफी दिन हो गए तुम्हें मायके गए हुए, अब लौट करके घर आ जाओ, खेती किसानी का काम ज्यादा चल रहा है। प्रिया कहती है कि मुझे तुमसे और तुम्हारी खेती किसानी से कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सौरभ सोच रहा था कि हो सकता है नाराज है, इस वजह से कहती होगी, लेकिन उसने इस बारे पे गौर नहीं किया और थोड़ी देर बात करने के बाद फोन काट दिया। फिर दूसरे दिन जब वो फोन करता है तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। कहती है कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हारे समझ में नहीं आया कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ऐसे कंजूस और गरीब आदमी के साथ मुझे अपनी जिंदगी नरक नहीं बनानी है।
मुझे तुमसे तलाक चाहिए, हर कीमत पर तलाक चाहिए। ने मेरा जीवन नरक बना करके रख दिया है। देखो मेरे यहाँ जो सहेलियाँ हैं वो अपने पति के साथ कितना खुश रहती हैं। उनके पति उनकी हर ख्वाहिश पूरी कराते हैं, हर शौक उनकी पूरी कराते हैं, महंगी सी महंगी गाड़ियों में घुमाते हैं, महंगे से महंगे आइटम उन्हें खरीद के देते हैं, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और तुम हो कि 2 वक्त की रोटी के अलावा और कोई ढंग का कपड़ा भी मुझे नहीं पहनाना चाहते, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यह कहकर के वो लड़की उधर से फोन काट देती है और अपने मायके वालों से कहती है कि अब मुझे सौरभ के साथ नहीं रहना है। मायके वाले समझाते हैं, बेटी ये गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है कि शादी चाहो तब कर लो और फिर तोड़ दो। अरे तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा पति है और वो खेती किसानी करता है, अच्छा आदमी है, तुम उसके साथ रहो। प्रिया कह देती है कि मुझे किसी भी कीमत पर उसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि वो गरीब है, भिखमंगा, उसके पास कुछ नहीं है, मेरी कोई भी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब वो माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, भाई भौजाई भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई तेरी इच्छा है, तेरा जीवन है, तू जैसा चाहे वैसा कर सकती है। अब वो तुरंत तलाक के कागज कोर्ट में डाल देती है और कुछ दिन के 6 महीने के बाद उनका तलाक हो जाता है। अब सौरभ बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगता है। सौरभ अपनी पत्नी प्रिया से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। वो उसे एक पल के लिए अपने से दूर नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं था, केवल उसकी पत्नी थी जो वही सहारा थी और कोई नहीं था। माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, दूसरा कोई भाई नहीं था। सौरभ बहुत टेंशन में रहता है। एक दिन वह टेंशन में आकर के कीटनाशक दवाई खा लेता है, मरने के लिए सोचता है कि अब मुझे जी करके करना क्या है, अब मैं किसके लिए पैदा करूंगा, अब रखा कौन है मेरे जीवन में, अकेले में कैसे रहूंगा। दवाई खा लेता है मरने के लिए। तभी उसके जो पड़ोसी होते हैं वो तत्काल हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा देते हैं और फिर 15 दिन उसका इलाज चलता है और फिर स्वस्थ होकर के घर आ जाता है। स्वस्थ होकर के घर तो आ जाता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं करता। रात दिन वो अपनी पत्नी प्रिया के बारे में ही सोचता रहता है कि आखिर प्रिया मेरे पास होती तो मेरा जीवन कितना अच्छा कटता। आखिर मैंने प्रिया के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, उससे खुश रखने के लिए हर प्रयास किया, हर प्रयास संभव किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पा रहा हूँ? बस इतना ही है कि मैं ज़्यादा महंगे उसके शौक पूरे नहीं करवा पा रहा हूँ। इधर तो वो जहाँ भी रहता है टेंशन में पड़ा रहता है, रात दिन उदास घूमता रहता है, ना खाने की चिंता, ना पैरने की चिंता, ना सोने की चिंता। तब उसका एक पड़ोसी होता है जो भाई लगता है, वो कहता है कि भाई तुम हर समय चिंता में डूबे रहते हो, ऐसी स्थिति अगर रही तो तुम एक दिन मर जाओगे। वो गई तो क्या हुआ, वो दूसरा विवाह कर लेगी, तुम भी दूसरा विवाह कर लेना। लेकिन सौरभ उसकी बात सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है। उसका दोस्त कहता है ऐसा करो कि तुम गांव में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग और भी ज़्यादा टेंशन में रहेगा। मैं दिल्ली रहता हूँ, वहाँ एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, अच्छी सैलरी मिलती है, तुम मेरे साथ चलो, वहाँ फैक्ट्री में काम करना, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, दिमाग काम में बटा रहेगा और टेंशन तुम्हारी कम हो जाएगी। अपने दोस्त की बात मान करके सौरभ दिल्ली चला जाता है और फैक्ट्री में काम करने लगता है। इधर प्रिया कि माँ बाप भी कुछ दिन के बाद में, 1 साल के बाद में ख़त्म हो जाते हैं और भाई भौजाई घर पर रह जाते हैं। लेकिन उसके जो भाई होते हैं, जो भौजाई होती है, वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करते। वो भी उसे प्रताड़ित करने लगते हैं कि तुम्हारा हमने विवाह कर दिया, अब तुम विवाह पति को छोड़ करके हमारे घर पर आकर के रहने लगी हो, ऐसे हम तुम्हारी भरपाई कब तक करेंगे। अगर लड़की की कोई भरपाई कर पाता, उसका जीवन काट पाता, तो फिर उसके विवाह क्यों करता। और तुमने अपने पति से तलाक लेकर के हमारे यहाँ पड़ी हो, हम तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं कर सकते, हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते, तुम्हें अपना जीवन जैसे काटना है वैसे काटो, हमसे कोई मतलब नहीं है। लड़की ये सुनकर के बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि रिश्ते जब उसके लिए आते थे और वो रिश्ते लड़के जब सुनते थे कि ये मतलब अपने पति से तलाक ले चुकी है, इसे छोड़ दिया है इसके पति ने, इसने अपने पति से दूर रहने का फैसला ले लिया है, तो उससे कोई शादी करने के लिए लड़का राजी नहीं था। क्योंकि लड़की होती तो शादी बहुत जल्दी हो जाती और रिश्ता बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन वह दूसरे के यहाँ से रिश्ता टूटा हुआ था, इस वजह से उसके साथ कोई रहने को तैयार नहीं था, कोई शादी करने को तैयार नहीं था। जब प्रिया के भाई भौजाई ने घर से निकाल दिया तो वो शहर में जाकर के बड़े बड़े लोगों की कोठियों में झाड़ू पोंछा का काम करने लगी और अपनी जीविका चलाने लगी। एक दिन ऑटो में बैठ करके जा रही थी प्रिया और उधर
उसका जो तलाकशुदा पति था सौरभ, उसका दोस्त भी उसी ऑटो में बैठा हुआ था। उसने पहचान लिया और कहा कि अरे भाभी, तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आई हो? तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तब वो कहता है कि मैं सौरभ का दोस्त हूँ और तुम अपने मायके में, अब बताओ कैसे रह रही हो? अच्छी तरह से हो? सब कुछ बढ़िया है? उनकी बातें सुन करके प्रिया रोने लगती है, कहने लगती है कहाँ सब कुछ बढ़िया है, हमारी तो छोड़ो जैसी भी है, लेकिन तुम ये बताओ सौरभ कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है? तब वो बताता है कि सौरभ की हालत बहुत ख़राब है। तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारे तलाक लेने के बाद सौरभ ने मरने का डिसाइड कर लिया, मरने का फैसला ले लिया और उसने दवाई खा ली थी मरने की। तब उसे बहुत अर्जेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लगभग 15 दिन उसका इलाज चला, तब जाकर के कहीं सही हुआ है। रात दिन तुम्हारी याद करता है, तुमसे इतना प्रेम करता है कि वो तो अकेले जीने का नाम ही नहीं लेता। बहुत समझाया है उसे, बहुत ज़्यादा उसे दिलासा दिया है, बहुत ज़्यादा उसे सब लोगों ने धीरज बंधाया है, तब जाकर के कहीं वो सही से रह रहा है। लेकिन फिर भी उतना खुश नहीं रहता, ना तो उसे खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता, ना सोने की, हर समय उदास, टेंशन में, गम में डूबा रहता है। ये सुन करके वो आंखों को भर लाती है, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं कि जो पति रात दिन मेरी याद में तड़प रहा है, मर रहा है और मरने की कगार पर पहुंच गया, उसने मेरे पीछे जहर भी खा लिया और मैं इतनी अभागिन हूं कि मैंने उसी पति से तलाक ले लिया। अब वो रोती है और उससे कहती है कि भाई ये बता दो मुझे कि सौरभ रह कहाँ रहा है? तब वो कहता है कि दिल्ली में एक उसका दोस्त है, उसने उसे एक फैक्ट्री में काम दिलवा दिया है, क्योंकि घर पर तो कोई है नहीं, तो वो उसी फैक्ट्री में दिल्ली रह रहा है। वो एड्रेस लेकर के प्रिया और दिल्ली पहुंच जाती है और फिर उसको ढूंढती है सौरभ को, लेकिन सौरभ का कहीं पता नहीं चलता। जब सौरभ का कहीं पता नहीं चलता तो परेशान होकर के एक पार्क में बैठ जाती है और बैठी हुई थी, वहाँ सभी लोग टहल रहे थे। तभी सामने से सौरभ और एक महिला, उसकी गोदी में एक बच्चा था, वो वहाँ आते हैं और सौरभ एक दुकान से बिस्कुट का पैकेट लेकर के उस बच्चे को देता है। ये दृश्य देख करके प्रिया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है कि सौरभ ने तो दूसरी शादी कर ली, इसके पास तो एक बच्चा भी है। यह सोच करके वो आगे को नहीं बढ़ती, सोचती है कि इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी में अब मैं दखल नहीं दूंगी, जो होना था वो हो गया। प्रिया वहाँ से चुपचाप लौट आती है और अपने रूम पर चली जाती है, फिर काम करने लगती है। एक दिन प्रिया अपने रूम से दूसरी जगह काम करने के लिए रोड पर पैदल जा रही थी। तभी सौरभ अपनी गाड़ी से निकल करके जा रहा, तो सौरभ की नज़र प्रिया पे पड़ जाती है। तब सौरभ उसे पहचान लेता है कि अरे ये तो हमारी पत्नी है। तब वह उसे आवाज़ देता है कि प्रिया, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? और प्रिया जैसे ही सौरभ की तरफ मुड़ करके देखती है तो वो भागने लगती है। वो ये सोच करके भागी थी कि ये तो वही व्यक्ति है जिसने दूसरी शादी कर ली, अब मेरा इससे क्या संबंध है, और मैं इसके जीवन में अगर दखल दूंगी तो इसकी ज़िंदगी में भी कलह हो जाएगी। यह सोच करके वो भागने लगती है, लेकिन सौरभ वो गाड़ी से उतरता है और फिर प्रिया को रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर कहता है कि आखिर बात क्या है और तुम यहाँ कैसे आई जो तुम मुझे देख करके भागने लगी? तब प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारी तलाश करते करते यहाँ तक आई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप गुजर चुके थे और भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी जो शौकें थी वो सब अधूरी रह गईं। मैंने जो डिमांड की थी तुमसे वो मेरी मूर्खता थी, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने ये विचार किया था कि तुम्हें मैं दिल्ली में जाकर के ढूंढ लूँगी, लेकिन याद करो तुम परसों जो पार्क में तुम टहलने आए थे वहाँ पर मैं बैठी हुई थी और तुमने तो शादी कर ली, तुम्हारे एक बच्चा भी है, बीवी भी है, और तुमने उस बच्चे को बिस्कुट ले जा करके दी थी। बस वहीं से उठ करके मैं चली आई और तुमसे मिलने की मेरी हिम्मत नहीं काम कर रही थी कि तुमसे मिलूं, क्योंकि तुम्हारी हंसती खेलती ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। उस प्रिया की बात सुनकर के सौरभ हंसने लगा और कहने लगा, पागल हो गई हो, मैं भला शादी कैसे कर सकता हूँ? शादी तो मेरी तुमसे हो चुकी है, तुम साथ रहो या ना रहो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जिस औरत को तुमने देखा था वो मेरी औरत नहीं थी, दरअसल वो मेरे दोस्त की औरत थी जो मुझे दिल्ली लेकर के आया था और मुझे कंपनी में काम दिलाया था।
तब प्रिया कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, इतनी महंगी गाड़ी में तुम घूम रहे हो। सौरभ कहता है कि अब मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, जितनी तुम्हारी ख्वाहिशें थी महंगी गाड़ी में घूमने की, महंगे कपड़े खरीदने की, मॉडल टॉप में रहने की, अब वो सारी व्यवस्थाएं मेरे पास हैं। मैं तुम्हें गाड़ी भी दिला सकता हूँ, मोबाइल भी दिला सकता हूँ, अच्छी शॉपिंग भी करा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे दोस्त ने मेरी मदद की और एक फैक्ट्री में मुझे लगवा दिया, कंपनी में, और वहाँ से मैंने बहुत पैसा कमा लिया है। लेकिन जो औरत तुमने देखी वो मेरे दोस्त की पत्नी थी, उससे पीछे मेरा दोस्त खड़ा था, बच्चा रो रहा था, तब मैंने बिस्कुट ले जाकर के उस बच्चे को दी थी। मेरी पत्नी नहीं थी वो। मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूं और आज भी करता हूं, करता रहूंगा। ये सुनकर के प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपने पति के गले से लिपट करके रोने लगती है। तब सौरभ कहता है कि अब तुम बताओ, क्या मेरी इन सुख सुविधाओं को स्वीकार करोगी या नहीं स्वीकार करोगी, या फिर मायके जाना चाहोगी। अब वो रोती है और पैर पकड़ लेती है, कहती है कि मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं बहुत ज़्यादा वैसे ही शर्मिंदा हूँ तुम्हें छोड़ करके। तुम जैसा व्यक्ति तो मुझे ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना प्यार करने वाला, और मैंने तुम्हें ही तलाक दे दिया, तुम्हें ही ठुकरा दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब सौरभ अपनी पत्नी को लेकर के दोनों अपने घर चले जाते हैं और भगवान को साक्षी मान करके हंसी खुशी से अपना जीवन पुनः स्टार्ट कर देते हैं। इस कहानी को सुनाने से किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, ना ही किसी को उकसाना है। इस कहानी से केवल ये सीख मिलती है कि जो माताएं बहनें अपने पति की आय को बिना देखे उनसे डिमांड करती हैं कि हमको गाड़ी चाहिए, कि आईफोन चाहिए, कि हमको ऊंची शॉपिंग चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने पति की जितनी आय है उसी में ही पत्नी को खुश रहनी चाहिए और पति का हर समय सहयोग करना चाहिए। अगर पति दुखी है, गरीब है, तो थोड़े में ही गुजर बसर कर लेनी चाहिए, और उसके पास जब पैसा है तो वो स्वयं तुम्हारी हर शौक को पूरा कराएगा, हर ख्वाहिश को पूरा कराएगा। लेकिन कभी भी पति पर ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए और दोनों पत्नी को मिल करके रहना चाहिए। और जो महिलाएं पति की आय को बिना देखे जबरदस्ती पति पर दबाव डालती हैं कि हमारी ख्वाहिशों को पूरा करो, हमारी हर इच्छाओं को पूरा करो, तो उनकी स्थिति प्रिया जैसी हो जाती है और एक दिन वो ना घर की रहती हैं, ना घाट की रहती हैं, इधर उधर भटकना पड़ता है। तो आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।